जरा सोचिए, तिरुपति मंदिर की जो विशाल रसोई है, जहां रोजाना मतलब हजारों भक्तों के लिए वो मशहूर लड्डू और अन्न प्रसादम बनता है, वहां अचानक 10 टन की क्षमता वाले गैस के विशालकाय बुलेट टैंक क्यों भरे जा रहे हैं? हम्म पहली नजर में तो ये मंदिर प्रबंधन का एक बहुत ही आम सा फैसला लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसका असली जवाब मंदिर के प्रांगण में नहीं है, बल्कि यहां से लगभग 3000 किलोमीटर दूर ईरान और ओमान के बीच जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, वहां मंडरा रही मिसाइलों में छिपा है। सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद महज खबरें पढ़ना नहीं है, है ना? हाँ, एकदम। आज हम 13 मार्च 2026 के समाचारों और कुछ अन्य स्रोतों की गहराई में उतरकर ये डिकोड करेंगे कि कैसे पश्चिम एशिया का एक बयान हमारे देश के रेलवे स्टेशनों और मिड डे मील की रसोइयों का मेन्यू तक बदल रहा है। और कैसे ओडिशा के एक छोटे से गांव की धड़कनें उन खाड़ी देशों की युद्ध से जुड़ गई हैं। देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि जब आम इंसान इस वैश्विक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, तब हमारे देश की राजनीति और सत्ता के गलियारों में किसी और ही बात पर बहस चल रही है। बिल्कुल। ये चर्चा ये समझने का एक शॉर्टकट है कि आज की दुनिया में वो जो स्थानीय और वैश्विक के बीच की लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से कैसे मिट चुकी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस भू राजनीतिक संकट से जिसने इस वक्त मतलब दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। ईरान वाले मुद्दे से। हाँ, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है और साथ ही अमेरिका से युद्ध के नुकसान का हर्जाना भी मांगा है। और दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने भी युद्ध खत्म करने के लिए 3 सख्त शर्तें रख दी हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या होर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है कि देश में मतलब ईंधन का अकाल ही पड़ जाए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि होर्मुज जलडमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये वैश्विक तेल व्यापार की गले की नस यानी जुगुलर वेन है। अच्छा, मतलब इसका असर इतना बड़ा है? हाँ बिल्कुल। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। बाप रे। और अगर ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी बंद होता है तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। अब देखिए, भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। हाँ, वो तो है। ऐसे में इस संकट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया देखना बहुत जरूरी हो जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि भारत में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस यानी एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया ना कि देश के 33 करोड़ परिवारों की रसोई पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सुरक्षित है, तो फिर नियम क्यों बदले जा रहे हैं? स्रोतों में बताया गया है कि कमर्शियल एलपीजी का 20% हिस्सा अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा सीधे रेगुलेट किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए पहले से ही मोर्चेबंदी कर रही है। मतलब पैनिक को रोकने के लिए? हाँ, क्योंकि जब भी किसी चीज की कमी की अफवाह उड़ती है ना, तो बड़े कारोबारी उसे स्टॉक करने लगते हैं। तो ये 20% हिस्से को सीधे नियंत्रित करके सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बाजार में कोई कृत्रिम कमी या आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा ना हो। तो ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बात गले नहीं उतर रही। ये तो बिल्कुल वैसा ही विरोधाभास है जैसे किसी जहाज का कप्तान माइक पर जोर जोर से कह रहा हो कि सब ठीक है, जहाज बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन डेक के नीचे क्रू मेंबर चुपचाप लाइफ बोट तैयार कर रहे हो। ये तुलना काफी सटीक है वैसे, है ना? अगर सरकार कह रही है कि 33 करोड़ रसोइयां सुरक्षित हैं, तो जमीनी हकीकत इतनी डराने वाली क्यों है? चेन्नई में पेट्रोल पंपों पर अचानक घबराहट में पैनिक बाइंग क्यों मच गई है? और सिर्फ चेन्नई ही नहीं, बिल्कुल। कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों की ही बात करें तो वहां के रेस्टोरेंट्स ने अपना पूरा मेन्यू बदल दिया है। वे अब सिर्फ इडली और चाय दे रहे हैं और उन्होंने इंडक्शन स्टोव और माइक्रोवेव का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जमीनी स्तर पर घबराहट साफ है और इसका कारण यह है कि आम इंसान आश्वासन से ज्यादा अपने आसपास की सप्लाई चेन पर भरोसा करता है। सही बात है। और जब सप्लाई चेन टूटती है तो सबसे पहले असर उन संस्थाओं पर पड़ता है जो बड़े पैमाने पर काम करती हैं। सही, बिल्कुल। विशाखापट्टनम में अक्षय पात्र फाउंडेशन का ही उदाहरण लेते हैं। यह संस्था हजारों बच्चों को मिड डे मील देती है। अब उन्हें अपना एलपीजी का इस्तेमाल 150 किलो से घटाकर 70 किलो रोजाना करना पड़ा है। ओहो, आधा कर दिया। हाँ, और 80,000 बच्चों का खाना बनाने के लिए उन्हें रातों रात बायोगैस और डीजल का रुख करना पड़ा है।
ये कोई छोटा बदलाव तो नहीं है। एक पूरी इंडस्ट्रियल रसोई को गैस से डीजल या बायोगैस पर शिफ्ट करने में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक दुष्प्राप्य खड़ा हो जाता है। हाँ, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है ये। और तिरुपति का जिक्र तो हमने शुरुआत में किया ही, जहां 10 टन के टैंक भरे जा रहे हैं। देखिए, ये जो पूरी घबराहट का माहौल है ना, ये सिर्फ ईंधन के जहाजों के रुकने का डर नहीं है, बल्कि कूटनीतिक अनिश्चितता का भी सीधा परिणाम है। कूटनीतिक अनिश्चितता मतलब विदेश नीति के स्तर पर? बिल्कुल। भारत की विदेश नीति इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। द हिंदू में पूर्व राजनयिकों तलमीज अहमद और कबीर तनेजा के जो विश्लेषण सामने आए हैं, वे एक बड़ी कूटनीतिक तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वे? उन्होंने बताया है कि कैसे भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य के मामले में ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये सह प्रयोजन या को स्पॉन्सरशिप आखिर कार्यात्मक रूप से होता क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करना है? नहीं, ये सिर्फ दूर खड़े होकर समर्थन देना नहीं है। सह प्रायोजन का मतलब है कि भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़कर इस प्रस्ताव का बीड़ा उठा रहा है, उस पर अपनी मोहर लगा रहा है। ओहो, मतलब ये एक बड़ा कदम है। राजनयिक भाषा में इसे एक बहुत आक्रामक कदम माना जाता है, और इसे इस संदर्भ में देखना होगा कि इस ताज़ा हमले से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया था। हाँ, ये टाइमिंग तो काफी अहम है। दशकों से भारत की विदेश नीति रणनीतिक अस्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की रही है। रणनीतिक अस्पष्टता का तंत्र ये होता है कि आप किसी भी गुट के पूरी तरह पाले में नहीं जाते। मतलब आप ईरान से भी तेल खरीदते हैं और इजराइल से हथियार भी। तक विचलित करने वाला भी। वो कैसे? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के इन प्रस्तावों, कूटनीति और तेल के बैरल से निकलकर ये लड़ाई सीधे इंसानी जिंदगियों और हमारे गांवों पर असर डाल रही है। हमारी चर्चा के स्रोत हमें उड़ीसा के गंजम जिले के एक छोटे से गांव मणिकापुर ले जाते हैं। जी, मणिकापुर की कहानी। ये कोई ऐसा गांव नहीं है जो अखबारों की सुर्खियों में रहता हो, लेकिन इस एक गांव के 61 परिवारों के 62 लोग इस वक्त खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आंकड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था के उस तंत्र को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक दूरदराज के गांव का मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था से ऐसा सीधा जुड़ाव हैरान करने वाला है। लेकिन ये जुड़ाव अब एक खौफ में बदल गया है। गांव में नमिता सिंह जैसी माताओं की कहानियां हैं। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। एक महिला जिसने शायद कभी भारत के बाहर का नक्शा न देखा हो, वो अब अखबारों और टीवी की स्क्रीन पर मिसाइलों की बनावट पहचानना सीख गई है। ये बहुत ही दुखद है। जब वो अपने बेटों से वीडियो कॉल पर बात करती है तो आसमान से गिरते हुए मलबे और इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों को लाइव देखती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर उन देशों में युद्ध के हालात हैं, आसमान से आग बरस रही है, तो कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर वहां क्यों जाना चाहेगा? क्या यहाँ रोजगार की इतनी कमी है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? देखिए, ये सिर्फ पलायन या बेरोजगारी का सीधा समीकरण नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक और आर्थिक दबाव काम कर रहा है। कैसा दबाव? गांव में अब एक अलग तरह की सामाजिक होड़ है। कंक्रीट के पक्के घर बनाने की होड़, और उससे भी बड़ा एक छिपा हुआ दबाव है जिसे नकद उपहार या सीधे शब्दों में दहेज कहा जाता है। अच्छा, तो ये वजह है। स्रोतों के मुताबिक बेटियों की शादी में 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का भारी सामाजिक दबाव होता है। जब किसी परिवार पर यह आर्थिक बोझ पड़ता है तो गांव के युवाओं के पास युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। मतलब ये मिसाइलों के साए में महज इसलिए जा रहे हैं ताकि पीछे उनके परिवार समाज की इन शर्तों को पूरा कर सकें। बिल्कुल। और वहां उनके काम करने की परिस्थितियां कैसी हैं? वे खाड़ी देशों में 12 से 13 घंटे की कड़ी शिफ्ट में काम करते हैं। वे 120 स्क्वायर फुट के एक छोटे से कमरे में 8-8 लोग बंक बेड पर सोने को मजबूर हैं। मरे बाप रे। ये एक आधुनिक मजदूरी का ऐसा ढांचा है जो उनके पसीने से उनके गांव में ईंटें तो जोड़ देता है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है। इस युद्ध के बीच उड़ीसा परिवार निदेशालय को खाड़ी देशों से 200 से ज्यादा डिस्ट्रेस कॉल आ चुके हैं, जहां लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। और जो लोग पीछे छूट जाते हैं, मेरा मतलब है ये सिर्फ उन मजदूरों का संघर्ष नहीं है। जो महिलाएं इन गांवों में पीछे रह जाती हैं, उनका संघर्ष तो और भी खामोश है। सही कहा आपने। लंबे समय तक पतियों और बेटों के दूर रहने से वे एक गहरे भावनात्मक और सामाजिक खालीपन का सामना करती हैं। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की बीमारियां, बैंक के कर्ज, ये सब अकेले संभालना पड़ता है। हाँ, एक इमोशनल और सोशल वैक्यूम बन जाता है।
ये हमारी अर्थव्यवस्था का वो अदृश्य बोझ है जिस पर किसी भी मंच पर बहस नहीं होती। ये खालीपन ही उन पक्के घरों की असली नींव है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और इसी सच्चाई के समानांतर एक और दुनिया चल रही है, हमारी घरेलू राजनीति की दुनिया। हाँ, वो तो एक अलग ही ट्रैक पर है। जहां एक तरफ आम नागरिक युद्ध, महंगाई, बच्चों के मिड डे मील के लिए गैस की कमी और अपनों की जान के डर में जी रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सत्ता के गलियारों में बहस किसी और ही चीज पर चल रही है। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर मतलब निष्पक्ष रूप से नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे नेताओं की प्राथमिकताएं जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटी हुई हैं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच तनातनी चल रही है। वजह, संथाली सम्मेलन में कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन। राष्ट्रपति सचिवालय ने समय की कमी का हवाला देकर टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से मना कर दिया है क्योंकि वे प्रोटोकॉल उल्लंघन से नाराज थीं। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, ओडिशा में जहां से वो मनिकापुर गांव आता है, वहां की राजनीति भी अपने ही गणित में उलझी है। राज्यसभा चुनावों के लिए 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार हैं। और क्रॉस वोटिंग का डर भी है। हाँ, उसी डर से बीजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है कि वे मुख्यालय न छोड़ें। दिल्ली में तो स्तर और भी अलग है। राजेंद्र नगर में सड़क निर्माण का श्रेय लेने के लिए आम आदमी पार्टी की दलित पार्षद ज्योति गौतम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। श्रेय लेने की होड़। हाँ, आपका आरोप है कि उनके नेता पर हमला हुआ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये श्रेय लेने की होड़ थी और आपके लोग खुद ही फिसल कर गिर गए। मेरा सवाल यह है कि जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बेकाबू हो रही हैं, लोगों के घरों में गैस नहीं है, तो राजनीति का पूरा तंत्र इन छोटी छोटी बातों पर क्यों उलझा हुआ है? देखिए, इसके पीछे राजनीतिक ध्यान भटकाने यानी डिफ्लेक्शन का एक बहुत पुराना तंत्र काम करता है। अच्छा। व्यापक आर्थिक विफलताओं या वैश्विक संकटों का समाधान निकालना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम होता है। वो तो है। तो इसके बजाय सड़क के उद्घाटन का श्रेय लेना, प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नाराज होना या एक दूसरे पर तंज कसना बहुत आसान है। ये राजनीतिक विमर्श को उन असल मुद्दों से दूर ले जाता है जिनके लिए जवाबदेही की जरूरत होती है। इस जवाबदेही की कमी का सबसे ज्वलंत उदाहरण तो गुजरात विधानसभा में देखने को मिला। वहां बाल कुपोषण पर बहस चल रही थी। एक रिपोर्ट के दावे के मुताबिक राज्य में 100 में से 40 बच्चे कुपोषित हैं। ये तो एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया क्या थी? बीजेपी की मंत्री मनीषा वकील ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायकों को ही कुपोषण हो गया है क्योंकि विधानसभा में उनके सिर्फ 12 विधायक बचे हैं। सच में ये जवाब था उनका? जी, ये कैसा मजाक है। 40% बच्चों के कुपोषण का जवाब विधायकों की संख्या पर व्यंग करके दिया जा रहा है। और ठीक ऐसा ही रवैया छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी देखा। वहां क्या हुआ? वहां विपक्ष ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। वही मुद्दा जिस पर हम अभी विस्तार से बात कर रहे थे कि कैसे रसोइयों का मेन्यू बदल रहा है। हाँ। लेकिन इस जमीनी संकट पर चर्चा करने के बजाय भारी हंगामे के बीच 30 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ आम इंसान युद्ध के साए में है, वो अपने बच्चों के लिए गैस सिलेंडर ढूंढ रहा है, उसे मिड डे मील में गैस की जगह लकड़ी जलानी पड़ रही है, और दूसरी तरफ हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो पूरी तरह से अलग थलग लग रही हैं। बिल्कुल। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमारी संस्थाएं जमीनी समस्याओं का हल निकालने के बजाय महज एक दूसरे पर राजनीतिक नंबर बनाने का मंच बनकर रह गई हैं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये उस पूरे राजनीतिक तंत्र पर एक सवाल है जो आम इंसान की पीड़ा से मतलब पूरी तरह कट चुका है। ये निराशाजनक जरूर है, लेकिन इसी शोर शराबे और राजनीतिक ड्रामे से परे देश का एक और भी चेहरा है। एक सकारात्मक चेहरा। हाँ, एक ऐसा भारत जो अपनी सदियों पुरानी विरासत को सहेजने, कला को जिंदा रखने और भविष्य की तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए खामोशी से काम कर रहा है। राजनीति की इस घुटन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। वैसे चलिए विरासत की बात करते हैं। दिल्ली का जो हौज खास विलेज है वो आज अपने ट्रेंडी कैफे, रूफटॉप बार और डिजाइनर बुटीक के लिए जाना जाता है। एकदम। लेकिन इन जगमगाते कैफेज के ठीक बीचों बीच एक इमारत खड़ी है जिसे चोर मीनार कहा जाता है।
ये 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के समय की मीनार है। इसमें 225 सुराख हैं और इतिहास बताता है कि कभी इन सुराखों में बागियों और चोरों के कटे हुए सिर रखे जाते थे, ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। जी हाँ। तो एक तरफ आज की मॉडर्न पार्टी लाइफस्टाइल है और दूसरी तरफ ये खौफनाक ऐतिहासिक स्मारक। ये इतिहास और वर्तमान का एक अजीब सा सह अस्तित्व है। लेकिन हर जगह इतिहास इतना सुरक्षित नहीं है, भले ही वो डरावना ही क्यों ना हो। और कहाँ की बात कर रही हैं आप? बिहार के मधुबनी में स्थित बलिराजगढ़ किले की स्थिति, वहां तो हालत और भी चिंताजनक है। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये मौर्य वंश से लेकर पाल वंश तक का समृद्ध इतिहास समेटे हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने यहाँ नई खुदाई के लिए मंजूरी भी दे दी है। लेकिन मंजूरी तो बस कागजों पर है ना। जमीनी हकीकत ये है कि आज उस ऐतिहासिक संरक्षित क्षेत्र के तालाब में भैंसें नहा रही हैं, बच्चे टीलों पर क्रिकेट खेल रहे हैं और हर जगह खरपतवार उगी हुई है। बिल्कुल। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो चीजें हजारों साल पुरानी हैं उन्हें हम ऐसे ही बिखरने देते हैं? इसे मॉन्यूमेंटल निग्लेक्ट या स्मारकीय उपेक्षा कहा जाता है। इसके पीछे नौकरशाही की सुस्ती और स्थानीय समुदाय का इतिहास से जो कटाव है ना, वे दोनों जिम्मेदार हैं। अच्छा। देखिए, जब तक विरासत सिर्फ एक बंद घेरे में रहेगी और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी या अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक उसका संरक्षण सिर्फ फाइलों में होगा। और शायद इसीलिए विरासत को सहेजना सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे कपड़े, हमारी बुनाई के तरीके भी तो इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। जी। डिजाइनर मयूर गिरोत्रा का नया कलेक्शन द कलेक्टिबल्स इसी का एक उदाहरण है। वे राजस्थान के रबारी खाना बदोशों के पुराने ऊंट के बैग्स, जिन्हें डंकी बैग कहा जाता है, सदियों पुरानी कांजीवरम साड़ियों और पश्तून सुजानी टांकों को रीडिजाइन करके लग्जरी जैकेट और आधुनिक परिधानों में बदल रहे हैं। ये तो बहुत ही अनोखा प्रयोग है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये लग्जरी फैशन महज अमीर लोगों से पैसे ऐंठने का एक और तरीका नहीं है? मतलब क्या पुरानी चीजों पर डिजाइनर टैग लगाकर बेचना ही संरक्षण है? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है, क्योंकि ज्यादातर डिजाइनर ब्रांड्स ऐसा ही करते हैं। वे भारी मुनाफा कमाते हैं, जबकि जो असली कारीगर हैं वे अंधेरे कमरों में न्यूनतम मजदूरी पर पसीना बहाते रह जाते हैं। हाँ, यही तो असल समस्या है। लेकिन यहाँ गिरोत्रा का जो मॉडल है वो अलग है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि असली लग्जरी सिर्फ एक महंगा टैग पहनना नहीं है। असली लग्जरी तब है जब उन कपड़ों को बनाने वाले मूल बुनकरों और कारीगरों को उनका सही हक, सम्मान और पूरा पैसा मिले। ये बहुत जरूरी है। जब तक वो हाथ मजबूत नहीं होगा जो वो सुजानी टांका लगाता है, तब तक वो कला जिंदा नहीं रह सकती। विरासत का संरक्षण एक आर्थिक मॉडल होना चाहिए, न कि सिर्फ एक म्यूजियम का शो पीस। बहुत सही बात कही आपने। और संरक्षण की ये बात सिर्फ कला और इतिहास पर लागू नहीं होती, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। जुगनुओं वाले शोध की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत में जुगनुओं यानी फायरफ्लाइज पर एक बहुत ही विस्तृत चेकलिस्ट प्रकाशित की है। इसमें 1881 से लेकर 2025 तक यानी 260 से अधिक वर्षों के बिखरे हुए डेटा को एक साथ लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसमें 92 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें से 60% सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। लेकिन कोई ये सोच सकता है कि जब दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, लोग गैस सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं, तो कुछ वैज्ञानिक रात के अंधेरे में कीड़े क्यों गिन रहे हैं? जुगनुओं के इस डेटा का आखिर क्या महत्व है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, जुगनू सिर्फ एक खूबसूरत कीड़ा या कविताओं का रूपक नहीं है। तो फिर क्या है? विज्ञान की भाषा में वो बायो इंडिकेटर्स यानी जैविक संकेतक हैं। किसी भी जगह पर जुगनुओं का होना या न होना ये बताता है कि वहाँ का पर्यावरण कितना साफ है, वहाँ की मिट्टी में कितना जहर है और क्या वो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम स्वस्थ हैं या नहीं। ओहो, मतलब वे पर्यावरण का थर्मोमीटर है एक तरह से। बिल्कुल। 260 सालों का ये डेटा हमें बता रहा है कि हमारे विकास की अंधी दौड़ में कौन सी चीजें हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं। ये तो काफी चिंता की बात है। जैसे वैज्ञानिक पर्यावरण की सेहत मापने के लिए इन जुगनुओं को सहेज रहे हैं ना, वैसे ही एक समाज के रूप में हमें उन छोटे छोटे संकेतों को सहेजना होगा जो हमारे लोकतंत्र, हमारी संस्कृति और हमारी इंसानियत के स्वस्थ होने का प्रमाण देते हैं। और शायद यही कारण है कि हम एक ही समय में अपने अतीत को सहेजने और भविष्य को सुरक्षित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सही कहा।
भविष्य की सुरक्षा का एक और उदाहरण कर्नाटक से आता है, जहां क्रिस गोपालकृष्णन के नेतृत्व में एक रिस्पॉन्सिबल एआई कमेटी बनाई गई है। ये बहुत ही जरूरी कदम है। हाँ, ये कमेटी इस बात पर काम करेगी कि भविष्य की जो सबसे बड़ी तकनीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सुरक्षित, नैतिक और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो, ताकि तकनीक इंसानों पर हावी ना हो बल्कि उनकी मदद करे। बिल्कुल। अतीत की गलतियों से सीखना, चाहे वो स्मारकों की उपेक्षा हो, और भविष्य की तकनीक जैसे एआई के लिए नियम तय करना, यही एक जिम्मेदार समाज की निशानी है। एकदम सही। घटनाओं के बीच के ये अदृश्य तार ही हमें बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। होर्मुज का तनाव, ओडिशा का गांव, जुगनुओं की चमक और एआई का भविष्य सब एक ही विशाल तंत्र के हिस्से हैं। आज की इस गहरी चर्चा ने वाकई कई नई खिड़कियां खोली हैं। हमने होर्मुज जलडमरू मध्य की उस समुद्री पट्टी से लेकर ओडिशा के मणिकापुर गांव की उन माताओं के आंसुओं तक का सफर तय किया जो टीवी की स्क्रीन पर मिसाइलें पहचान रही हैं। हमने ये भी डिकोड किया कि कैसे राजनीतिक गलियारों का शोर शराबा उन जमीनी हकीकतों से बहुत दूर है, जहां एक आम इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए गैस का एक सिलेंडर ढूंढ रहा है। और हमने ये भी जाना कि कैसे कुछ लोग कांजीवरम साड़ियों की पुरानी बुनाई, अंधेरे में चमकते जुगनुओं और पारदर्शी एआई के जरिए हमारी विरासत और हमारे भविष्य दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चर्चा वाकई बहुत ही विचारोत्तेजक रही। चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जिस स्मार्टफोन, लैपटॉप या डिजिटल डिवाइस पर अभी इस गहरी चर्चा को सुना जा रहा है, वो डिवाइस हमें पूरी दुनिया के अपार ज्ञान से बस एक पल में जोड़ देता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान जाता है कि उस डिवाइस के सूक्ष्म पुर्जे बनाने में या उस तक इंटरनेट का भारी डेटा पहुंचाने वाले विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किसी ऐसे मजदूर का पसीना लगा होगा जिसे ओडिशा के उस मणिकापुर गांव के युवाओं की तरह महज अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा हो? हमारी इन आधुनिक सुख सुविधाओं, वातानुकूलित कमरों और तेज इंटरनेट की नींव में न जाने कितने ऐसे अदृश्य बलिदान और खामोश संघर्ष छिपे हैं जिन्हें देखने की फुर्सत हमें शायद कभी नहीं मिलती। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।